ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक सा पोर्शन जो आपको देख रहा है ना, ये फंगल ग्रोथ है। दिस वन स्क्लेरोसिया है। कौन सी फंगस होगी बताओ? क्लेविसेप्स। ठीक है, एलएसटी से मिलती है। ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे हम, बस जस्ट आप स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तो ये न्यूरोस्पोरा है, जिसका फंक्शन मैंने बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोलॉजिकल सोर्सेज में इसको यूज़ किए जा रहे हैं। ये आपका ट्रफल है। ठीक है, एडिबल फंजाई एस्कोमाइसिटीज का रेदर देन मशरूम। कलेक्टिवली हम लोग इसको मशरूम बोल देते हैं, बट मशरूम नहीं होता वो। ठीक है, दिस वन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। एक चीज रहा थोड़ा सा शॉकिंग कि एक भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है पेपर में कल के। तो अब कमिंग ईयर में तो आने ही है, और फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए इससे। चलो एक ये फिगर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व्हाट ग्रोज अंडरग्राउंड? हाइफी, thin strands of cells that make up the fungus body. Hyphae branch into a larger mass. What is that? Mycelium. तो यहाँ पे आपको एगेरिकस का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, मशरूम जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं। ठीक है, ये उसकी बेसिडियोकार्प है। ठीक है, ये जो दिख रहा है इसको गिल बोलते हैं, एंड दैट इज बेसिडियम। इसके अंदर ही स्पोर बनेंगे। ठीक, और ये आपको क्या दिख रहा है? हाइफी। हाइफी का पूरा ग्रुप हो गया, यहाँ पे ग्रो कर रहा है इस तरीके से। क्या हो गया ये नेटवर्क? माइसीलियम। क्लियर? What grows above the ground? Fruiting body, बेसिडियोकार। बेसिडियोमाइसिटीज में आता है अगेरिकस, तो फ्रूटिंग बॉडी क्या हो जाएगी बेटा? बेसिडियोकार। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्रिएट्स स्पोर, एंड अंडरग्राउंड में क्या है आपको? हाइफी का कलेक्शन पूरा दिखेगा, माइसीलियम। ठीक, ये यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा होगा तुम लोगों ने वैसे। मशरूम ऐसे 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 वाइट वाइट सा अपीयरेंस दिखेगा, दैट इज बेसिडिया। गिल्स बोलते हैं उसके अंदर, बेसिडियो स्पोर फॉर्म होते हैं। ठीक, ये भी डिफरेंट टाइप के आपको दिख रहे हैं। ये ब्रैकेट फंजाई है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्लांटी के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी ही पढ़ना है, बार बार हम बोल रहे हैं इसमें। हम यहाँ पे आपको कहीं अभी डिटेल में नहीं ले जा रहे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 आपका प्लांट किंगडम है। नाउ कम टू द पॉइंट। अगर हम पूछे प्लांटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो पहले तुम लोग बता दो, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम? What is the common characteristics of a plant? Yes, eukaryotic, cell wall present, correct. और बताओ, सीक्वेंस ध्यान में रखो, क्या बोलना है आपको? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल। गुड, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट है तो किस चीज की बनी होगी बेटा? सेलुलोज, वेरी गुड। ठीक है, तो ओवरऑल आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स काफी अच्छे से समझ में आते हैं कि प्लांट क्या होता है, एनिमल क्या होता है। नाउ किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोट, क्लोरोफिलस, तो क्या हो जाएंगे? क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। प्लांट्स का कोई भी एक्सेप्शन ऐसा नहीं है जो हेट्रोट्रॉफ होगा। ठीक, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ के मोड बदल सकते हैं, लेकिन अभी आप यही फोकस करो कि सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक सच एज इंसेक्टिवोरस। एक भी इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम पता है आपको?
और पैरासाइट्स। ब्लैडवर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ब्लैडवर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस। तो यही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, एनसीईआरटी में जो दे दिया वो एग्जाम्पल है। वेनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्कटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कस्कटा, रिपीटेडली पूछा जाता है, इज अ पैरासाइट। क्लियर? पैरासाइट मीन्स ग्रो करेगा, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे। The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast, plastids होंगे यहाँ पे, and cell wall mainly made up of cellulose. You will study the eukaryotic cell structure in detail in chapter 8. जो will क्या है ये तो आप already study कर चुके हो। तो प्लांट सेल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है आज के होमवर्क में नोट डाउन कर लो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल, ये वाला जो यहाँ पे आपका है ना, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू प्लांट सेल, ये आप मुझे लिख के सेंड करोगे। ठीक है। प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। कॉमन क्लासिफिकेशन यहाँ पे अगर हम बोले तो सबसे थैलोफाइटा, जिनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम लोग लीफ, स्टेम और रूट में, वो सब एल्गी और ब्रायोफाइटा आते हैं। ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट का फॉर्मेशन टेरिडोफाइटा से होता है। फिर सीड का फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म, ये स्पर्म वर्ड इंडिकेट करता है कि ये सारे प्लांट किंगडम, इस किंगडम के इस डिवीजन के प्लांट्स, बेसिकली फाइलम की जगह वर्ड यूज होगा डिवीजन। ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है जो हम ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं आपको। डिवीजन तो प्लांट्स के वो डिवीजन जिसमें स्पर्म लिखा हुआ है, इट मीन्स कि वो सीड फॉर्म करते हैं। उसके बाद है कि वो सीड ओपन है, नेकेड है या क्लोज्ड है। एंजियोस्पर्म में क्लोज सीड होते हैं एंड जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होते हैं। ठीक, हायरार्की इसी तरीके से है। सबसे लोअर प्लांट्स एल्गी हैं, उससे ज्यादा ग्रो किए हुए ब्रायोफाइटा हैं, उससे ज्यादा डेवलप प्लांट टेरिडोफाइटा है एंड मोर डेवलप्ड जिम्नोस्पर्म, एंड हायर प्लांट्स एंड मोर डेवलप्ड प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म। और सबसे ज्यादा वैरायटी किसकी है? एंजियोस्पर्म्स की। सबसे ज्यादा कंपोनेंट में कौन हाई है? एंजियोस्पर्म। क्यों? क्योंकि उसका सिमिलरली वही रीजन है जैसे ग्रास, लिग्निन सेलुलोज का कंपोजिशन किस तरीके से हाई है? क्योंकि ग्रास हमारी मोनोकॉट है और वो बहुत हाई लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट है वर्ल्ड में, अर्थ पे। ठीक है, तो सेम वे में उसी तरीके से एंजियोस्पर्म प्लांट के भी कंट्रीब्यूशन में उसका इंपॉर्टेंट रोल है और वहाँ पे वो हायर में आ जाता है। नाउ हाई लेंथ वगैरह में ट्रीज वगैरह का जो होता है उसमें जिम्नोस्पर्म्स आ जाते हैं। क्लियर? अगर फर्स्ट टाइम किसी रॉक रॉक पे ग्रो करना है तो वहां पे कौन से ग्रो करेंगे? ये एल्गी तो एक्वेटिक होंगे, ठीक है, मॉइस्ट प्लेस पे होंगे। ये भी एक्वेटिक, मॉइस्ट प्लेस, सॉइल, यहाँ तक एक्वेटिक चल रहा है। इनको एडवर्स कंडीशन में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन टेरिडोफाइटा से आके एक्सेप्शन मिलने लगते हैं। और आपको पढ़ते वक्त हमेशा ध्यान रखना है एक चीज कि जैसे एल्गी से हम ब्रायोफाइटा में जाएंगे तो एल्गी की जो हायर एल्गी होंगी उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बायोफाइटा से मिलेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, बट मेन कैरेक्टरिस्टिक एल्गी के होंगे, इसलिए वो एल्गी में है। ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज स्टडी करनी पड़ेगी। ब्रायोफाइटा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विद एल्गी, बायोफाइटा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विद टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो एल्गी और ब्रायोफाइटा में जैसे ही हम मूव करेंगे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे कॉमन देखेंगे। सिमिलरली टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक जिम्नोस्पर्म से मिलेंगे, कुछ उसके ब्रायोफाइटा में मिलेंगे। तो जो बीच में है जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी होगी अपने कॉन्सिक्यूटिव नेबर से। जैसे जिम्नोस्पर्म के लिए एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा। समझोगी क्या क्या पढ़ना होगा हमने? ठीक है। फिर कहीं पे भी अगर जैसे आज तुम्हें पूरा फॉरेस्ट दिख रहा है तो फॉरेस्ट ग्रो करने के लिए उस जगह पे सबसे पहले क्या ग्रो करेंगे? उस रॉक पे, उस चट्टान पे सबसे पहले ग्रो करते हैं लाइकेंस। ठीक है, एंड लाइकेंस के बाद जो प्लांट जिसको क्लासिफाई किया जाए वैसे कौन से प्लांट्स आएंगे? तो वो आते हैं ब्रायोफाइट। ये सब कथा मैं इसलिए सुना रही हूँ ताकि तुम लोग प्लांट की दुनिया को लिंक कर सको। जो आज जहाँ पे आपको जंगल दिख रहे हैं, बड़े बड़े जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, सिकोया के प्लांट और यूक्लाप्टस के पेड़, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये सब दिख रहे हैं, वो सब सबसे पहले नहीं हो गए थे। हर जगह छोटे छोटे प्लांट थे पहले, उसके बाद उन्होंने उस जगह की सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड की,
ठीक है, वहां पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, उसके बाद ही वहां पे फिर डेवलप हो पाया। क्लियर? ठीक है, तो एक लिंकिंग आपको समझ में आनी चाहिए। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस। अब जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने बहुत एक पोर्शन लिया डिप्लॉयड हैप्लॉयड का, ठीक, उसी चीजों को समझना है हमें। एक फिनोमिना होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लॉयड डिप्लॉयड, ठीक है, फिर डिप्लॉयड से हैप्लॉयड। ये सब चीजें क्या होती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक ही लाइफ साइकिल में। जैसे सपोज ये ए ऑर्गेनिज्म है, ए ऑर्गेनिज्म का एक फॉर्म हैप्लॉयड है, एक फॉर्म डिप्लॉयड है, ठीक है। तो ए से बी, एक से ए का हैप्लॉयड से डिप्लॉयड में जाना, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में जाना, एक ही लाइफ में दो स्टेज दिख रहा है, ठीक। और उन दोनों में जो इंटरचेंज है दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस फिनोमेना को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है वहां पे। द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक, अब डिप्लॉयड के लिए वर्ड यूज होता है प्लांट के केस में स्पोरोफाइट। जिन्होंने मेरे से बेसिक लेक्चर अटेंड किया है प्लांट किंगडम का, मैंने वहां पे पढ़ाया था, उनको ये टर्म क्लियर रहेंगे, ठीक है। जो बेसिक लेक्चर में जो मैंने समर में डेमो क्लासेस में लिया था। डिप्लॉयड होंगे तो स्पोरोफिटिक, मतलब आपको यहाँ पे क्लियर आज के नोट्स में ऊपर लिख लेना है अपनी नोटबुक में। आप टॉप पे आज ही इस चीज को क्लियर रखोगे कि स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, ठीक, मींस डिप्लॉयड। इट मींस कीटोन। क्या हुआ, कुछ मैसेज कर रहे हो क्या तुम? सेलुलोज, सेलुलोज, हाँ ठीक है बेटा। स्पोरोफाइट मींस डिप्लॉयड एंड गैमेटोफाइट मींस हैप्लॉयड, ठीक है। तो किसी की लाइफ साइकिल जब हम पढ़ेंगे और उसकी लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों ही जनरेशन हो, अब एकदम अटेंटिव होकर सुनो इस चीज को, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों ही जनरेशन हो। जैसे हम लोगों ने देखा कि गैमेट जब फॉर्म हो रहा था तो वो क्या था? हैप्लॉयड कंडीशन, ठीक है। अब एक हैप्लॉयड गैमेट बना और उससे उससे फ्यूजन के बिना ही वो गैमेट ग्रो कर गया, एक नए थैलस को बना दिया, ठीक है, एक बॉडी को बनाया और उस थैलस में फिर स्पोर बना, ठीक है। तो वो स्पोर कैसा होगा? हैप्लॉयड, ठीक है। हैप्लॉयड जो फ्यूज किया और जाइगोट बना तो क्या बना? डिप्लॉयड स्टेट। जाइगोट ग्रो कर गया, अब वो जाइगोट ग्रो किया तो वो क्या बना देगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा हो जाएगा? डिप्लॉयड। दोबारा सुनना इस चीज को, आई नो कि कनेक्ट नहीं कर पाओगे तुम लोग। देखो, स्पोर और गैमेट मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। स्पोर अगर अभी क्या था, अपना स्पोर ग्रो करके हाइफी बना रहा था और स्पोर वहां पे हमने ले लिया था हैप्लॉयड, तो हैप्लॉयड हाइफी मीनिंग, ठीक। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट स्पोर नहीं हुआ, ठीक है। स्पोरोफाइट प्लांट का वो स्टेज, जैसे सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है, बढ़िया, इसका डेवलप बॉडी है, ठीक। इसके इस बॉडी में एक गैमेट बन रहा है, एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट, ठीक। मेल गैमेट डेवलप किया और इसने एक दूसरी तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा इसका? गैमेटोफाइट। ये प्लांट है, ये कोई गैमेट नहीं बना, ठीक है। गैमेट ग्रो करके एक प्लांट जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, एक बॉडी बना दिया, तो वो क्या हो गया? गैमेटोफाइट। चलो यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो एक प्लांट का स्ट्रक्चर हो गया गैमेटोफाइट, एक प्लांट का स्ट्रक्चर हो गया स्पोरोफाइट। तो इसको डायरेक्ट आप समझोगे तो गैमेटो स्पोरोफाइट वो स्ट्रक्चर जो स्पोर को प्रोड्यूस करे, गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर जो गैमेट को फॉर्म करे, ठीक है। और गैमेट आगे डेवलप होगा तो क्या बना देगा? स्पोरोफाइट। स्पोर आगे डेवलप होगा तो क्या बना देगा? गैमेटोफाइट, ठीक है। स्पोर क्या हो गया? डिप्लॉयड। गैमेटोफाइट क्या हो गया? हैप्लॉयड। गैमेट बने डायरेक्ट, कोई मियोसिस नहीं, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड ग्रो किया, दो गैमेट फ्यूज किए और वो जाइगोट ग्रो किया,
अब यहाँ पे आपको डिप्लॉयड आना है तो ऑब्वियसली 2 गैमेट होगा। गैमेट कभी सिंगल फ्यूज नहीं करता, ये पहले ही लेक्चर में मैंने बताया है, लास्ट लेक्चर में। गैमेट गैमेट फ्यूज किए 2n, एक जाइगोट बना, जाइगोट जाइगोट ग्रो करके एक प्लांट जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा तो स्पोरोफाइट। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या समझना है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक क्या होता है बेटा, जनरेशन मीन्स नेक्स्ट जनरेशन, हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे दादाजी हैं, पापा हैं, फिर हम लोग हैं, तो 3 जनरेशन हो गई है। ठीक, एक अलग लाइफ, एक अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ, पापा की अपनी एक लाइफ है, दादाजी की अपनी लाइफ है, हमारी अपनी एक लाइफ है, लेकिन पापा जी ही 2 फॉर्म में चेंज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक ही जनरेशन में अल्टर फॉर्म, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना रहेगा ये आपको। कई चीजें यहाँ से क्वेश्चन और कनेक्ट रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। अभी मैंने बताया कैसे अल्टरनेट कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट ऑन अदर्स। अब देखो ये सब चीजें, इनके पीछे कॉन्सेप्ट है पूरा। एक प्लांट बॉडी कितने टाइम तक अपने लाइफ साइकिल में, जैसे सपोज 10 दिन की उसकी लाइफ साइकिल है, 10 दिन में वो 8 दिन हैप्लॉयड है या हैप्लॉयड वाले फेज में है, 2 दिन डिप्लॉयड वाले फेज में है, तो वो कैसी प्लांट बॉडी हो जाएगी, हैप्लॉन्टिक। ठीक है, अब वो 8 दिन तुम्हारी डिप्लॉयड फेज में रहती है और 2 दिन हैप्लॉयड फेज में है, तो ऐसी प्लांट बॉडी क्या हो जाएगी, डिप्लॉन्टिक। ठीक है, 5 दिन हैप्लॉयड है, 5 दिन डिप्लॉयड है, तो वो क्या हो जाएगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। समझना इन टर्मिनोलॉजी को। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि उसकी कौन सी फेज कितने टाइम तक है और कौन सी फेज। इंडिविजुअल सर्वाइवल क्या होता है, एक प्लांट को इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, वो न्यूट्रिएंट सॉइल को एब्जॉर्ब कर ले, फोटोसिंथेसिस कर ले, तो वो उसका इंडिविजुअल सर्वाइवल हो गया। अब उसके पास फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी नहीं है तो उसको डिपेंडेंट होगा, वो अकेले ग्रो नहीं कर सकता, वो गैमेटोफाइट है, अपने स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। ठीक, गैमेटोफाइट है, उसके ऊपर ही स्पोरोफाइट ग्रो कर गया, तो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें आएंगी यहाँ पे, बहुत डिटेल में अभी नहीं बात कर रहे, जस्ट आपको ग्लिम्स दे रही हूँ मैं कि ये पैराग्राफ आपको समझ में आ जाए। ठीक, एक प्लांट हो गया, उसके 2 फेज हो गए, उस फेज में कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा लेस डोमिनेंट है, कौन इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकता है, कौन दूसरे पे डिपेंडेंट है, इस तरीके से हम वहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को पढ़ते हैं और उस पर्टिकुलर प्लांट डिवीजन को हम देते हैं डिफाइन कि हैप्लॉन्टिक होगा, जैसे एल्गी वगैरह जो होते हैं वो हैप्लॉन्टिक होते हैं। ठीक है, टेडोफाइटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, फिर आगे जाके तुम्हारा डिप्लॉन्टिक हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये डेवलप्ड होते हैं, तो ये साइकिल तो शो करते हैं, इनमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। हाँ ये सब होगा, फिर होगा क्लास में जब हम लोग प्लांट पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हम एक पैराग्राफ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जब तुम आज घर पे पढ़ोगे तो तुम्हें पता तो होना चाहिए क्या लिखा है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, पढ़ाऊंगी तो है ही मैं डिटेल में। एंड वेदर दिस फेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स, तो इसका मतलब समझना आना चाहिए कि फ्री लिविंग है तो वो खुद का ऑटोट्रॉफिक भोजन बना लेगा, फूड सिंथेसिस पूरी कर लेगा, प्रोसेस उसकी, उसको एब्जॉर्प्शन पूरा कर ले। देखो प्लांट के केस में आप कॉमन चीज अगर समझो तो 2 हैं, एक एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट मिनरल इनका एब्जॉर्प्शन, एंड दूसरा फोटोसिंथेसिस। एक उसको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना है, दूसरा उसको फोटोसिंथेसिस करना है, ये 2 टास्क दिए हुए हैं प्लांट को सर्वाइवल के लिए और इस अर्थ को बैलेंस करने के लिए। तो हमें वही समझना है, अगर ये दोनों चीज वो इंडिपेंडेंटली कर ले रहा है, गैमेटोफिटिक इंडिपेंडेंटली कर ले रहा है, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट होगा स्पोरोफाइट पे, ग्रो कर रहा है स्पोरोफाइट पे या स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे, तो वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। सेम वे उसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए उसके पास रूट जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, वो डायरेक्ट सॉइल से कांटेक्ट या वाटर से कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसको दूसरे केस पे, दूसरे अपने फॉर्म पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। क्लियर, और ये एक ही ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल है, तो ऑब्वियसली गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का रिलेशन होगा आपस में। तो आज आपको बहुत ज्यादा यहाँ से नहीं देखना है, जस्ट आप स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होते हैं, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होते हैं,
एक ही लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों स्ट्रक्चर आएंगे। जैसे हम लोग के केस में क्या हो रहा है बेटा, हमारा गैमेट बाहर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं डिप्लॉयड हूँ और मेरा गैमेट ये मेरे बगल में खड़ा है और ये हैप्लॉइड है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर हम लोगों में नहीं दिख रहा है। समझने की कोशिश करो इसे। उसी तरीके से प्लांट में क्या है, अगर हैप्लॉइड बॉडी है तो उसकी डिप्लॉयड बॉडी मॉर्फोलॉजिकली हमें दिख रही है, एक बॉडी वहां पे बनेगी थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। जैसे डिप्लॉयड फ्लावर की बात करें, फ्लावर तुम लोग देख रहे हो, फ्लावर इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, उस पे जो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, जो गाइनोशियम में एग बन रहा है, ठीक है, वो क्या चीज है, वो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक। तो पॉलन ग्रेन जब पॉलिनेशन होके वहां डस्ट स्प्रे दिखता है, ठीक है, येलो येलो सा अपीयरेंस तुम लोग को हिबिस्कस के गुड़हल जो बोलते हैं उसमें देखे होगे, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो एक टाइम के लिए विजिबल है। हमारा गैमेट सेल है, माइक्रोस्कोपिक हम लोग देख सकते हैं, हमारे शरीर के बाहर नहीं वो ग्रो कर रहे हैं। समझ रहे हो जो मैं बताना चाह रही हूँ, दैट डिफरेंस, कि यहाँ पे एक हैप्लॉइड बॉडी भी है और एक डिप्लॉयड बॉडी भी है, दोनों का एग्जिस्टेंस है। वो मॉर्फोलॉजिकली हमें एक्सटर्नल फीचर उनके, वी कैन सी द एक्सटर्नल फीचर ऑफ गैमेटोफाइट प्लांट एंड स्पोरोफाइट प्लांट। तो एक ही प्लांट की लाइफ साइकिल में उसको दो तरीके के अपीयरेंस मिल रहा है, एक स्पोरोफिटिक मिल रहा है, एक गैमेटोफिटिक मिल रहा है। अब जैसे हम बोल रहे कि एंजियोस्पर्म इज डिप्लॉयड, ठीक, और वो जो फ्लावर बना है वो फ्लावर डिपेंडेंट है अपनी बॉडी पे, ठीक है, उस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन बना है वो उस फ्लावर पे डिपेंडेंट है और वो फ्लावर उस प्लांट पे डिपेंडेंट है। फ्लावर फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, लीफ फोटोसिंथेसिस कर रही है, स्टेम, सॉफ्ट स्टेम, बाकी जहाँ पे भी आपको ग्रीन अपीयरेंस दिख रहा है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डिपेंडेंट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप फ्लावर को निकाल के बाहर रख दो तो वो फ्लावर भी ग्रो करेगा, ऐसा अपीयरेंस दिखता है क्या आपको? फ्लावर तो छोड़ो, फ्लावर तो डिप्लॉयड ही हो गया, एंथर को बाहर, पॉलन ग्रेन को बाहर रख दो और वो आपको अलग से ग्रो करता हुआ दिख जाए, नहीं ना। वो इंटरनली जब एग से फ्यूज करेगा वहां जाइगोट बनेगा, और कैसे एंडोस्पर्म वगैरह बनेगा वो बात की बात। मेन चीज ये है कि दो तरीके का अपीयरेंस है। फाइटा मीन्स होता है प्लांट, ठीक, गैमेटोफाइट मीन्स हैप्लॉयड एंड स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड। सिंपल सी चीज है, और दोनों एक ही प्लांट के स्टेज हैं। हैप्लॉयड डिप्लॉयड आपको प्लांट में फॉर्म दिखेंगे, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दैट्स इट अबाउट प्लांट फॉर टुडे क्लास। एनी डाउट? बाकी इसके बाद पढ़ेंगे प्लांट में। किसी को कोई डाउट बेटा? फटाफट रिप्लाई करो। और जितनी चीजें मैं बोलती हूँ ना बेटा, इन चीजों को बिना क्लियर करे आगे बढ़ने की बिल्कुल भी, आज आज अपने 12th में जिससे भी जानते हो जरा पूछना उन लोगों से। आज उन्हें बहुत अच्छे से समझा आगे के लिए प्रिपेयर करने का, कैसे क्या करना है, सब कुछ भूल के लग जाओ बस। कुछ है ही नहीं जो ना क्वालिफाई कराने दे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं, 90 क्वेश्चन में कल के मेरे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मुझसे सॉल्व ना हुआ हो। और मेरा एक स्टूडेंट है, अब वो गलत करके 2 क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, आ सकता है, बट पता नहीं उसकी क्या हैबिट है ना, वो लिखने मार्किंग करने में गलत करता है। जैसे उसको आ रहा होगा, अभी मैं पूछूंगी तो वो मुझे सही बताएगा, लेकिन वो करके गलत आया होगा। इस तरीके की हरकतें करता है, तो उसका जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक मैं बिलीव नहीं करती कि कैसा रिजल्ट आना है। तो अपने अंदर ये सारी ड्रॉबैक तो पहले ही हटा लेनी है। नाउ द किंगडम एनिमेलिया। फटाफट एनिमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक बता दो बेटा तुम लोग। तो काफी अच्छा पेपर आ रहा है, ठीक है। प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप कवर करो, ज्यादा से ज्यादा कवर करो, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे कि जो पूरा इंडिया करेगा। तो हमें फोकस उस पर करना है, जो किसी से भी गलत हो वो क्वेश्चन हमसे सही हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन बस 5 से 6 क्वेश्चन है, और इतनी कट ऑफ हाई जाएगी तो उसी 5-6 क्वेश्चन में कॉलेज का लेवल चेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी किसी का उसमें से सही है तो उसको एम्स मिल रहा होगा, और नहीं सही है तो उसको स्टेट कॉलेज मिल रहे होंगे। तो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं वो। लाइक सेल वॉल गुड, यूकैरियोटिक, सेल वॉल एब्सेंट। कौन सी मेम्ब्रेन एब्सेंट कर दी? मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ओके करेक्ट। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम टिश्यू सिस्टम, सेलुलर भी हो सकता है। मल्टी सेलुलर मीन्स यूकैरियोटिक, कैपेबल ऑफ मूवमेंट, यूकैरियोटिक करेक्ट, नो सेल वॉल यूकैरियोटिक।
और बता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही होगी। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता फटाफट। हेट्रोट्रॉफिक। एनिमल सैप्रोफिटिक नहीं होते बेटा, हेट्रोट्रॉफिक। ओनली फंजाई और सैप्रोफिटिक इन नेचर। हेट्रोट्रॉफिक एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक इंजेस्टिव। कैसा होगा, एब्जॉर्प्टिव या होलोजोइक इंजेस्टिव? ठीक है, इंजेस्टिव। GESTY। गुड। ठीक है बेटा, ऐसी चीजों को बस ध्यान में रखना है, अपने फोकस रहना है ना। पढ़ लेते हैं कथा को, क्या लिखा है। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट। ठीक, मतलब कोई भी यहाँ पे आपका ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा, सभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं प्लांट पे। Organisms that are multicellular and their cell lack cell wall. Important point. They directly or indirectly depend on plants for food. हर एनिमल किसी न किसी तरीके से प्लांट्स पे, नहीं बंद कर दो। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी। फूड को इनगल्फ करेंगे, देन डाइजेस्ट करेंगे। ठीक, एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। प्लांट में क्या होगा, स्टोर फूड। स्टोर फूड रिजर्व से भी क्वेश्चन आया है, एल्गी का क्वेश्चन आया है कल, रेड एल्गी से। बताओ बेटा, प्लांट में क्या होगा, मैंने बताया हुआ है तुम लोग को, जो ध्यान से सुनता है वो नोटिस कर लेगा यहाँ पे क्या है। ग्लाइकोजन को प्लांट का प्लांट क्या कहते हैं, वही प्लांट में स्टोरेज है। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। तो प्लांट में क्या हो गया, स्टार्च। क्लियर। और फैट, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक मीन्स फूड को इनगल्फ करेंगे, अपने बॉडी के अंदर लेंगे, उसके बाद डाइजेशन करेंगे। होलोजोइक इंजेशन ऑफ फूड। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। ये प्लांट से कैरेक्टर है, फंजाई से कैरेक्टर, इसका कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कंपेयर कैरेक्टरिस्टिक है। एनिमल की ग्रोथ साइज शेप सब डेफिनेट होता है। ठीक है। हायर फॉर्म्स शो एलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर ट्रांस मैकेनिज्म। जितना जितना हायर ऑर्गेनिज्म होता जाएगा उतना तुम्हें पता है कि उसकी सेंसिटिव, उसकी अवेयरनेस, उसके कॉन्शियसनेस, उसका नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें डेवलप। क्लियर। इन कंपेयर टू लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म भी एनिमल है वो, इसलिए वो सेंसिटिविटी को शो करेगा, कॉन्शियसनेस को शो करेगा, स्टिमुलेशन को शो करेगा, सबको शो करेगा। ठीक है। लेकिन ब्रेन कहाँ डेवलप है, क्रैनियल का स्ट्रक्चर क्या है, क्रैनियम कैसा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनका कैसा स्ट्रक्चर है, ये वेरिएशंस ले आता है। क्लियर। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। मोस्ट ऑफ देम लिखा है इसलिए लोकोमोशन कभी एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक में तुम्हें इंक्लूड नहीं करना है, ये बात मैंने बेसिक लेक्चर में भी बताया था। ठीक, तो लोकोमोशन एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। पोरिफेरेंस जो आपके स्टार्टिंग में ही है वो सब क्या होते हैं, स्टैग्नेंट होते हैं। ठीक है, ससाइल होते हैं, टिके होते हैं, जो आपके सी में, ओशियन में देखने को मिलते हैं। ठीक, उनको जू प्लैंकटन कहते हैं और वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, कभी हो सकता है यही क्वेश्चन बन जाए, तो लोकोमोशन नहीं लिखना है। The sexual reproduction is by copulation method of male and female followed by embryological development. Silent features of various phyla are clearly described in chapter 4. अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ डेवलपमेंट, ये सब हम पढ़ाएंगे। ठीक, मेन क्या है कि जैसे जैसे वो हायर ऑर्गेनिस्ट की तरह जाएंगे, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रहना चाहिए, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रीफर करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं हायर ऑर्गेनिस्ट के एनिमल। ठीक, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। जैसे सपोज हमारा फ्रेगमेंटेशन नहीं हो जाएगा कि मेरा हाथ काट दो तो पूरी सपना मैडम बन जाएगी उस हाथ से। तो इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैसे इवॉल्व हुए और वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ चले गए और ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन खत्म हो गया, ये सब हमें बहुत ही कनेक्टिव वे में पढ़ना होगा डिटेल में। क्लियर। क्यों किसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्यों ए सेक्सुअल मोड प्रेफर करता है, क्यों सेक्सुअल मोड आया,
इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान में रखना है तो पहले भी मैंने बताया कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशन को लाता है, चेंजेस को लाता है, और चेंजेस हमेशा चैलेंजेस के साथ आता है। ठीक है, एक कोट पढ़े होगे तुम लोग, चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर। ठीक है, हिंदी क्या होगी इसका, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। ठीक है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो जिस तरीके से हम नेचर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करके चेंज लाएंगे, भाई कोई चीज एसेक्सुअल मोड ऑफ से रिप्रोडक्शन कर रही है तो जैसा पेरेंट वैसा बेटा, जैसा बैक्टीरिया वैसा दूसरा बैक्टीरिया, उसमें चेंज कहाँ आ रहा है, चेंज आना पड़ेगा, तभी आपको एडवर्स कंडीशन कुछ आ गई तो उसमें आपको सरवाइव करना होगा, नई स्पीसीज को फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये चीज क्यों पॉसिबल हुई, क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस हुआ ऑर्गेनिज्म में, अदर इन केस ऑफ प्लांट और इन केस ऑफ एनिमल। जैसे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आएगा वहां पे वेरिएशंस आएंगे, वेरिएशंस आएंगे तो उससे वो कैरेक्टर इवॉल्व होंगे जो आपकी नेचर डिमांड कर रही होगी। क्लियर बच्चे, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? तो अभी के लिए इतनी चीजें ध्यान में रखना है। इसको देख लो, 4th चैप्टर में लिखा हुआ है, 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग प्लांट किंगडम लेंगे। अब सबसे लास्ट पोर्शन है वायरसेस, विरियोट्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन। एनसीईआरटी के पॉइंट है बेटा, जस्ट इसको रीड आउट कर लेना है, कंप्लीट कर देना आज ये चैप्टर हम लोग को। इसके बाद ये पूरे तरीके से आपका कंप्लीट नहीं होगा, थ्योरेटिकल पोर्शन और चीजें आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्या सब कंप्लीट ही हो गई। एक एक लाइन एनसीईआरटी की मैंने पीपीटी में डाल रखी है। बट क्या पोर्शन पढ़ना है बेटा आपको, डिजीज पढ़ना है। ठीक है, जैसे अभी आप फंजाई देखे बहुत सारी, वो उसमें मैंने स्मॉट डिजीज, रश डिजीज ये सब बताए, तो हमें डिजीजेस पढ़ना है। उसी तरीके से बैक्टीरिया का कुछ डिजीज कवर करनी है, फिर वायरल डिजीज, यहाँ पे वायरस पढ़ रहे हैं तो वायरस पढ़ रहे हैं तो वायरस की भी डिजीज आनी चाहिए। कृष्ण पानी भी आता बेटा। ठीक है, तो ये पोर्शन हम लोग बाद में देखेंगे, जस्ट इंट्रोडक्टरी हम क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, एनसीईआरटी के पॉइंट है बेटा, एकदम अटेंटिव होके कथा सुन लो, टाइम भी ओवर होने वाला है, फिर से रिज्वाइन कर लेना। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर there is no mention of lichens and some cellular acellular organisms like viruses, viroids and prions. कल क्वेश्चन आया viroids से related कि what is viroids, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, and prions. These are briefly introduced here. All of us who have suffered the ill effect of common cold or flu known what effects viruses can have on us. और ये तो अभी हमें जो हम लोग घरों में कैद हैं वो एक वायरस की ही वजह से हैं, तो इस चीज पे आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक ऐसा एजेंट जिसने हम सब लोगों को घरों में बंद कर दिया और उसको विटेकर जी ने क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई जगह ही नहीं दिया। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरसेस को कोई जगह ही नहीं मिली हुई है अभी तक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जगह नहीं है। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिलता है कि वायरसेस आर नॉट एन ऑर्गेनिज्म। तो कभी भी ऑर्गेनिज्म आ जाए कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, तो उसमें आपको बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा तक, माइकोप्लाज्मा है ऑब्वियसली, तो वहीं तक आपकी सोच लिमिटेड रहनी चाहिए, क्योंकि वायरसेस आर नॉट एन ऑर्गेनिज्म, इनको ऑर्गेनिज्म ही नहीं माना गया। एक ऐसा एजेंट जिसने आज सब कुछ चेंज कर दिया है, पैंडेमिक डिजीज है जिसकी वजह से उसको आपने कहीं क्लासिफिकेशन में जगह ही नहीं लिया। ये तो सीधा सीधा एक रिवेंज चल रहा है, समझ लो, वायरसेस कमेटी बनी हुई है, वो बदला ले रहे हैं हम लोगों से, इसलिए फटाफट इनको एक क्लासिफिकेशन में जगह देनी चाहिए पहले तो ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड, अब यहाँ पे इल इफेक्ट कॉमन कोल्ड, जो सर्दी जुकाम हम लोगों को होता था वो भी वायरस डिजीज होता है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें, तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वायरस का इफेक्ट क्या है, वायरस कैसे एंटर करते हैं। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएटेड इट विद आवर कंडीशन, तो भी हम इंटरेक्शन सबका हो रखा है वायरस से आज तक। आई थिंक तुम लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको लाइफ में अभी तक सर्दी जुकाम ना हुआ हो। तो हम सब वायरस से इंटरेक्ट करते हैं, डेली करते हैं, नंबर ऑफ वायरसेस से इंटरेक्ट करते हैं। आप कितना भी सैनिटाइज करके अपने सराउंडिंग में रहिए, आपके अंदर वायरस है ही और बाहर आप उससे इंटरेक्ट करते ही हो। अब इट डिपेंड्स ऑन कि वो कितना पैथोजेनिक वायरस है,
आपको क्या डिजीज कॉज कर रहा है, आपका इम्यून सिस्टम उसको अटैक कर लिया, ये वो उसने आपके इम्यून सिस्टम को हाईजैक कर लिया, उससे आपकी डिजीज डिसाइड हो जाती है कि डिजीज कंडीशन आएगी या आप हेल्दी रहोगे। क्लियर? तो वायरसेस डिड नॉट find a place in classification since they are not